डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत अब तक हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट किए। तो टुडे आवर लेक्चर विल बी 10। ठीक है, तो हम इस लेक्चर जो 10 है उसके अंतर्गत जो हमने लास्ट टॉपिक हमारा जो छोड़ा था टोटल डिफरेंशिएशन, उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे महाविद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल हो रही है। तो ये कंटिन्यू वीडियो लेक्चर सीरीज है यहाँ पर। तो आगे की जो वीडियो होगी, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में, कि जो हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था टोटल डिफरेंशिएशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एवं जो हमारे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स वगैरह है, अनसोल्ड क्वेश्चंस है, उन चीज़ों का आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ टोटल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो हमने एक एग्जांपल इससे पहले कर चुके हैं टोटल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। आज पढ़ेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से है। ये हमारा है एग्जांपल नंबर 2। यहां पर लिखा गया है du अपॉन dt। du अपॉन dt ज्ञात कीजिए। du अपॉन dt ज्ञात कीजिए जब u बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू 5a स्क्वायर, साथ ही x बराबर a पर तो यहां पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, लिखा गया था कि साथ ही x बराबर a पर y बराबर a पर ज्ञात कीजिए। साथ ही मान x बराबर a कोमा y बराबर a पर ज्ञात कीजिए। आपको इस u का x बराबर a तथा y बराबर a पर आपको मान भी ज्ञात करना है, du अपॉन जो हमारा जो चल रहा था उसके लिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर कि ये du अपॉन dt नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी t नाम का जो रिलेशन है वो तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो वास्तव में वहां पर क्या था, du अपॉन dt था, du अपॉन dx था, सॉरी, du अपॉन dt की जगह। तो आप भी जहां पर t हो वहां पर उसको क्या कर लेना, x कर लेना इस क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज हमें स्वतः स्पष्ट है कि u में जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कौन होगा, y होगा। भले ही चाहे u में दोनों वेरिएबल्स अवेलेबल हो, x तथा y, बट y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x यहाँ पर होगा। जो हमने रिलेशन पढ़ा था ना कि जब हमें इस तरीके से दे रखो तो वहां पर जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर इस तरीके से ज्ञात करते, तो वो चीज यहाँ पर भी है यहाँ पर कि जब हमें du अपॉन dx निकालना है तो निश्चित ही u में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, x है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें दे रखा है यहाँ पर कि u के लिए रिलेशन इस तरीके से दे रखा है, बट ये हमने देखा कि हमारे पास एक रिलेशन और है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, dy अपॉन dx प्राप्त कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो ठीक है, और यहां से क्या प्राप्त कर लेंगे, du अपॉन जो हमारा dx है, यानी जो टोटल डिफरेंशिएशन में जो हमने तरीका पढ़ा था उस तरीके से हम इसका रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूं सॉल्व, मुझे ज्ञात करना है u का du अपॉन dx। तो मैंने लिखा चूंकि du अपॉन dx बराबर जो होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले मुझे u का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर x के सापेक्ष टोटल डिफरेंशिएशन, जिसको वहां पर हमने इंडिकेट किया था 1 के द्वारा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे डेल u अपॉन डेल y। हमें u का y के सापेक्ष भी करना पड़ेगा क्योंकि y में भी क्या विद्यमान है, x विद्यमान है। फिर y का फिर से क्या करूंगा, dy अपॉन dx फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर du अपॉन dx तो मैं यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, वो सॉरी डेल u अपॉन डेल x तो यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, डेल u अपॉन डेल y भी यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये दोनों मैं कहाँ से प्राप्त करूंगा, इस रिलेशन से, क्योंकि जो अंतिम जो हमारा रिजल्ट होगा वो यहाँ से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हम ज्ञात करेंगे चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये सबसे पहले मुझे इस रिजल्ट की जरूरत होगी, इसको मैं 1 नंबर कह देता हूं यहाँ पर 1 नंबर। तो सबसे पहले मुझे जरूरत होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो हमारे पास u का विद रेस्पेक्ट टू x आप क्या करो पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का कितना हो जाता है 2 रूट एक्स, तो कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर x के सापेक्ष हमें यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2x। तो हमने जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 से 2 कैंसिल करने पर हमें प्राप्त हो गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। फिर प्राप्त करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, वो कितना हो जाएगा रूट जो भी हमारे पास है वो रूट के अंतर्गत है, तो इसका फिर से करेंगे तो वही 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब वाई स्क्वायर का किया तो कितना प्राप्त हो गया 2y, y से 2 से 2 कैंसिल तो कितना प्राप्त होगा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो गया दोनों से यहाँ पर कि हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स भी मिल गया, डेल यू अपॉन डेल वाई भी मिल गया, यहाँ पर दोनों रिजल्ट हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इनको उठाकर तो मैं यहाँ रख ही दूंगा, साथ के साथ dx अपॉन dx, चाहे आप इसको ज्ञात करोगे देखोगे तो प्राप्त क्या होगा आपका 1 प्राप्त होगा कि x का u के सापेक्ष x का x के सापेक्ष यदि डिफरेंशिएशन किया जाए सेम वेरिएबल के लिए उसका मतलब कितना होगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हमें प्राप्त करना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx हमने दो तरीके से प्राप्त किया था। पहला तो सिंपल है कि x के सापेक्ष इस पूरी का क्या कर दो अवकलन कर दो और फिर y को आप बचाते चलो कि y को अकेला करो वहां पर, यानी dy अपॉन dx को अकेला करो तो वो रिजल्ट आएगा आपका, वो हो ही जाएगा। एक हमने एक रिजल्ट और पढ़ा था किस तरीके से कि यदि चूंकि dy अपॉन dx मुझे प्राप्त करना हो और मेरा जो फलन है वो क्या है एक आपका अस्पष्ट फलन है, ये जो हमें मिला है ये क्या है अस्पष्ट फलन है। तो जब अस्पष्ट फलन के लिए हमने एक सूत्र ये पढ़ा था कि माइनस का डेल f अपॉन डेल x एंड डेल f अपॉन डेल y, इस तरीके से ज्ञात करके लिख दो मान यहाँ पर कि f जो हमारा जो भी फलन है उसका x के सापेक्ष पार्शियल करो, y के सापेक्ष पार्शियल करो और दोनों को नेगेटिव चिन्ह के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो हमारे पास डेल f अपॉन डेल x है वो यहाँ से मिलेगा आपको, डेल f अपॉन डेल x कहाँ से मिलेगा यहाँ से। तो करो इसका x के सापेक्ष पार्शियल नेगेटिव चिन्ह लगाते हुए, तो करो किया तो पार्शियल 3x, इसको x क्यूब पर कितना आ गया 3x स्क्वायर, y क्यूब का हो गया 0 क्योंकि यहाँ पार्शियल कर रहे हो, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो इस वजह से। यहाँ देखा तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा 3ay प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का हो गया 1, ये तीनों से गुणांक में थे तो इनको हमने लिख दिया 3ay। आगे कितना है ये, इसका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का पार्शियल। दूसरे वाले का y के सापेक्ष करेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 3ax, ये यहाँ से हमें इसका भी प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा इसको मैं सोल्व करूं तो मुझे प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ay, 3 से 3 काट दिए ऊपर नीचे से, y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ax, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस ax और चिन्ह कौन सा आ जाएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का हमने चिन्ह लगा दिया। तो ये हमारे पास dy अपॉन dx का मान भी आ गया। दोनों तीनों मान जो भी हमने प्राप्त किए उनको उठाकर कहां रख देंगे हम समीकरण 1 नंबर में। तो आगे लिखता हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 से हमारा रिजल्ट हो जाएगा du अपॉन dx बराबर डेल यू अपॉन डेल x, इसका मान कितना आया था x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखा था अगले की मान कितना आया था 1 आया था। फिर दूसरे का रखेंगे y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या आएगा हमारा dy अपॉन dx का मान, वो नेगेटिव के साथ है तो माइनस का। आगे क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस ay डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ax, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने सारे मानों को यहाँ लिखा तो हमारे पास ये रिजल्ट शेष बचता है। यहाँ पर इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, और हमारे पास होगा यहाँ से बचा हुआ रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस ay एंड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ax। ठीक है, और यदि इसको सोल्व करो तो हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया यहाँ पर और बाकी का एलसीएम ले लिया। जब ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो एलसीएम किसके साथ आएगा, इसके साथ। तो पहली टर्म्स तो क्या आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, पहली टर्म।
यहां से ये मल्टीप्लाई हुआ x से, ये बीच में माइनस का चिन्ह। अब की बार क्या आ जाएगा, y किससे मल्टीप्लाई होगा, यहां से, तो y x स्क्वायर और माइनस का a y स्क्वायर, ये हमें दूसरी टर्म्स मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस ax। कॉमन लेके देखेंगे, जो चीज कॉमन लेने पर हमारे पास यदि कोई रिजल्ट बनता है तो बनाएंगे यहाँ पर। तो कॉमन लेके यदि आप देखो यहाँ पर, तो मैं यहां से देखूं तो यहां से तुम क्या कॉमन ले सकते थे, x इसके अलावा। और दूसरी जगह देखो, यहां से हम दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से दोनों से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वरना हमें तो रिजल्ट किस पे जरूरत थी, हमें तो जरूरत थी रिजल्ट x बराबर a तथा y बराबर a पर। तो सीधा ही हम यहाँ पर रिजल्ट ज्ञात कर लेते हैं, ताकि हमें आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो सीधा ही हम यहां से इसको ले लेंगे। तो हमने लिखा चूंकि x बराबर a y बराबर a पर, यही दे रखा है ना आपको कि x बराबर a तथा y बराबर a पर आपको ज्ञात करना है। तो x बराबर a पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ से x बराबर a पर हमें मिलेगा, यहाँ पर जहां जहां x है वहां क्या रख दो आप a, और y की जगह भी a रख दो। तो पहला तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2a स्क्वायर पहले वाला। यहां से देखा ये हो जाएगा a क्यूब, ये भी कितना हो जाएगा आपका a क्यूब। यहां से देखा तो ये भी हो जाएगा माइनस का a क्यूब, और यहां से ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का a क्यूब। एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैंसिल 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 कैंसिल, तो फाइनली कितना बचा, 0। तो हमने देखा कि du अपॉन जो dx आएगा उसका मान x बराबर a तथा y बराबर a पर कितना आ रहा है, 0। और यही आपको शो करना था यहाँ पर कि x बराबर a पर तथा y बराबर a पर जो मान आए वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना था, और वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 0। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है कि यहाँ पर कि यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर देखो दो चीजें हमने यूज में ली हैं। एक तो हमने कौन सा टोटल डिफरेंशिएशन वाला रूल यूज में लिया है, और एक हमने जो अस्पष्ट फलन वाला जो रूल है वो यूज में लिया है। तो टोटल डिफरेंशिएशन की हेल्प से तो पहला वाला समीकरण हो गया। अब जब बात आती है अस्पष्ट फलन की, तो वहां से कौन सा रिजल्ट लिखा हमने, ये वाला कि dy अपॉन dx को हमने किससे प्राप्त किया, अस्पष्ट फलन से प्राप्त किया। पढ़ा था ना अस्पष्ट फलन में कैसे करते हैं, इसको प्रूव भी किया था हमने वहां पर कि dy अपॉन, यदि हमारा कोई फलन f इस तरीके से अस्पष्ट फलन हो कि f x, y इक्वल टू c हमारा अस्पष्ट फलन हो, तो वहां पर यदि मुझे dy अपॉन dx मुझे प्राप्त करना है, तो मैंने वहां पर ज्ञात किया था कि माइनस का डेल f अपॉन डेल x एंड डिवाइडेड बाय डेल f अपॉन डेल y, ये मुझे प्राप्त करना होगा, और वही हमने यहाँ पर प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा उसको समझेंगे पहले ढंग से, और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे वहां पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार उतार लीजिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं। दो क्वेश्चन आपके इस तरीके से रखे, एग्जांपल नंबर एक तो 4, एक एग्जांपल नंबर 5। इनको समझते हैं यहाँ पर कि u बराबर फंक्शन ऑफ, पहला है x अपॉन y, दूसरा है y अपॉन z, तीसरा है z अपॉन x। तो सिद्ध कीजिए, कि डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z बराबर होता है 0। यहाँ पर x भी है साथ में, x यहाँ y और यहाँ z। ठीक है, एक तो हमारा क्वेश्चन ये है। एक है एग्जांपल नंबर 5, वहां पर लिखा है v इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस x, इस तरीके का। तो
सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 0। ये हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ये वाला जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ये है, ये कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है। 2009 तथा 2013 में मेंशन किया गया बुक में कि ये दो एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं। अब हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा आएगा कि आप इसको किस तरीके से कीजिए। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं सोल्व यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप इसको टोटल डिफरेंशिएशन से कीजिए, आप इसको पार्शियल वाला जो हमारा तरीका है उससे भी कर लीजिए यहाँ पर। तो मेथड कोई भी यूज में लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर। तो पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हल करेंगे यहाँ पर। तो बुक में जो आपको है, क्योंकि हमारा जो मेथड चल रहा है वो टोटल डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो बुक में आपको उसी की हेल्प से इसको सोल्व करके दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम तो कोई भी मेथड यूज में ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि आप इसको बुक के तरीके से करोगे तो भी क्वेश्चन होगा, और यदि आप अपने जो पुराना हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसके तरीके से करोगे तब भी ये क्वेश्चन होगा। तो हम तो पुराना वाला मेथड यूज में लेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में ये नहीं देगा कि आप इसको टोटल डिफरेंशिएशन से कीजिए या पार्शियल से कीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम इसको एक बार पुराने वाले तरीके से करते हैं। आप एक बार बुक में देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इसको टोटल डिफरेंशिएशन से कैसे कर रखा है। ठीक है, हम तो हमारा पुराना मेथड ही यूज में लेंगे यहाँ पर। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो तीन फैक्टर चाहिए यहाँ पर, एक डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, एक डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, एक डेल यू अपॉन डेल जेड चाहिए। ये तीन चीजें हमें यहाँ पर चाहिए यहाँ पर। तो हमें जो दे रखा है हम सबसे पहले उसको लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। किसको, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि दिया है u बराबर फंक्शन, ये आपका फंक्शन है जिसमें आपको इस तरीके की टर्म्स दी गई है। पहली टर्म्स है x अपॉन वाई की, दूसरी है y अपॉन जेड की, तीसरी है z अपॉन एक्स की। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया यहाँ पर। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स हमें ज्ञात करना होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास u है उसका विद रेस्पेक्ट टू x हमें क्या प्राप्त करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन प्राप्त करना होगा। तो हमारा तरीका क्या होता है, क्योंकि जो f है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें तीन प्रकार के पद विद्यमान है। कौन कौन से, x अपॉन y वाले, y अपॉन z वाले एवं z अपॉन x वाले। तो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एक एक को लेकर चलेंगे, जहां जहां हमारा x होगा वहां उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने पूरे का यानी x के सापेक्ष किया, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने f डैश के नाम से इंडिकेट किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया y अपॉन z, z अपॉन x हो गया। फिर हमने देखा कि अंदर भी ऐसी टर्म्स विद्यमान है जहां पर x अलग अलग स्टेट में उपस्थित है। तो पहली वाली है जो वहां पर भी x अवेलेबल है, किस रूप में है, x अपॉन y फॉर्म में। तो जब मैंने इस वाली का किया x अपॉन y फॉर्म का, तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, 1 अपॉन y हो गया कंप्लीट। दूसरी वाली में x है ही नहीं, हम पढ़ रहे हैं पार्शियल, तो बाकी ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस वाली का कितना हो जाएगा, 0। तीसरी की बात आती है z अपॉन x, तो z अपॉन x का करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का z अपॉन x स्क्वायर, इस तरीके से। तो हमारे पास तीन पद थे, तीन पदों में से हमने जहां पर y z उपस्थित था तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिजल्ट कितना मिला, 0। दूसरा लेकर चले डेल यू अपॉन डेल y, इसके लिए हम इसको देखें तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, f डैश, साथ के साथ इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पर। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ ताकि हमें जब जरूरत होगी उसको हम ले लेंगे। यहाँ इसको यहीं से कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल y। आपकी बार y के सापेक्ष कर रहे हो, तो y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश x अपॉन y, y अपॉन z एवं z अपॉन x। ठीक है, जब पहले वाले का किया तो पहले वाले का y के सापेक्ष करते हैं तो माइनस का x अपॉन y स्क्वायर आता है। ठीक है, डॉट। दूसरे वाले में देखा कि यहाँ पर भी y अवेलेबल है, इसकी वजह से कितना आ गया, 1 अपॉन z। लेकिन तीसरे में बिल्कुल उपस्थित नहीं, इसकी वजह से क्या आ गया, 0। तो कंप्लीट को यदि आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो गया, 0। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए, तो डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए f डैश x अपॉन y, y अपॉन z और z अपॉन x। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर। और जब मैंने इनका z के सापेक्ष किया तो पहले वाले से कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ z नहीं है। दूसरे वाले से मुझे क्या मिलेगा,
डॉट माइनस का वाई अपॉन जेड स्क्वायर, और तीसरे से क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन एक्स, और जब सभी को सोल्व किया तो वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, सभी को एक साथ जोड़ के लिखूं मैं यहाँ पर, तब x डेल u अपॉन डेल एक्स, y डेल u अपॉन डेल वाई, z डेल u अपॉन डेल z बराबर 0। तो मुझे रिजल्ट कितना मिला यहाँ पर, 0 रिजल्ट मिला मुझे यहाँ पर, और यही हमें चाहिए था यहाँ पर इनको सोल्व करने के बाद यहाँ पर। तो ये तरीका तो होगा कौन सा हमारा टोटल डिफरेंशिएशन, वो सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं टोटल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो टोटल डिफरेंशिएशन में आप देखोगे कि हमारे पास फलन f में x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है, z भी अवेलेबल है, यानी तीनों के तीनों एक ही जगह दे रखे हैं, और यहाँ इन तीनों का किसी अन्य के साथ रिलेशन भी नहीं दे रखा। तो क्यों ना मैं इस पहले वाले पद को की जो x y टर्म्स है उनको मैं t1 मान लेता हूँ, y वाली z वाली है जो y और z जिनमें संबंध है उनको मैं t2 मान लेता हूँ, और z तथा x को क्या मान लेता हूँ मैं t3। तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ अनोदर फॉर्म, अथवा दूसरे तरीके से करने के लिए मैं इसको क्या लिख रहे हैं, अथवा। तो अब की बार बुक के तरीके से हम इसको समझना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, प्रश्न को जो हमारे पास प्रश्न दे रखा था उसको हमने लिखा कि f, इसको हमने पहले को क्या मान लिया t1, दूसरे को मान लिया t2, और तीसरे को क्या मान लिया t3। ठीक है, इस तरीके से जहां t1, t2, t3 चर x y z के फलन है, कि तीनों के तीनों के हैं, तीनों में पद विद्यमान है, t1 भी हमारा x y z का फलन है, t2 भी हमारा किसका फलन है, x y z का, t3 भी किसका फलन है, x y z का यहाँ पर। ठीक है, तीनों के तीनों हमारे किसके फलन है, x y z के। तो अब हमारा क्वेश्चन पहले जैसा हो गया कि u में तो कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 1 2 3, t1 t2 t3, बट t1 is the function of variable xyz, t2 is the function of variable xyz, and t3 is the function of xy variable xyz। तो तीनों के तीनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे xyz के फलन है। तो उस चीज को हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि जहां t1 t2 t3 चर xyz के फलन है। ठीक है, अब ऐसा यदि हमने मान लिया तो आगे देखो क्या होगा। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, संपूर्ण अवकलन के नियम से, कि मैं u का किसके सापेक्ष कर सकता हूं, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष कर सकता हूं, स्वतंत्र चर y के सापेक्ष कर सकता हूं, एवं स्वतंत्र चर z के सापेक्ष कर सकता हूं। क्योंकि t1 की जगह जब मैं वैल्यू लिखूं तो वो भी xyz की फॉर्म की आएगी, t2 की जगह मान लिखूं तो वो भी xyz की फॉर्म की आएगी, और t3 की जगह लिखूं तब भी क्या आएगा, xyz फॉर्म की वैल्यू आएगी। और जब तीनों हमारे पास f किसका फलन हो जाएगा, फिर xyz का फलन हो जाएगा, तो हम उसका किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं xyz में से, तीनों में से। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, कि जब मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दिए गए f का पहले किसके सापेक्ष करूंगा, t1 के सापेक्ष करूंगा। फिर हमने कहा कि t1 इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, तो फिर क्या लिखेंगे, डेल t1 अपॉन डेल x। अब डेल हमने क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि t1 में केवल सिंगल वेरिएबल केवल x ही नहीं है यहाँ पर, इसके अलावा वेरिएबल y और z भी अवेलेबल है। तो जब दो से अधिक वेरिएबल की बात आ जाती है तो वहां क्या पढ़ते हैं, पार्शियल। तो इस वजह से हमने क्या मेंशन किया यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज में लिया। इसी प्रकार देखो डेल f अपॉन डेल t2, ये तो t1 हो गया, ये कौन सा हो गया t2, और फिर डेल t2 अपॉन डेल x। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल t3, और फिर t3 का किया तो क्या आ जाएगा, डेल t3 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल x। यहाँ पर ये पहला हो गया, इसमें वैल्यू फिल करेंगे। तो पहले वाले का t1 के सापेक्ष करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, सिंपल मुझे क्या मिलेगा, f डैश t1 t2 और क्या आ जाएगा t3। ठीक है, फिर जब मैंने t1 का x के सापेक्ष किया तो t1 मेरा क्या था यहाँ पर, t1 मेरा क्या था यहाँ पर x अपॉन y, और x अपॉन y का जब मैंने अवकलन किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर, x अपॉन y से मुझे प्राप्त हो गया क्या, 1 अपॉन y। ठीक है, फिर ये तो हो गया पहले वाला यहाँ पर इसका। अगले वाले में देखो कि जब इसको मैं t2 के सापेक्ष करूंगा तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, f डैश t1 t2 t3। लेकिन जब डेल t2 का मैंने x के सापेक्ष किया तो डेल t2 यहाँ पर क्या है, y अपॉन z, तो इसने इसको क्या दे दिया 0, तो इसकी वजह से बीच वाला पद क्या हो गया 0। तीसरे में आ जाओ तो तीसरा भी क्या आ जाएगा, f डैश t1 t2 t3। जब t3 का मैंने अगेन इसके लिए किया x के सापेक्ष, तो t3 हमारा क्या था, z अपॉन x, और z अपॉन x करते हैं तो माइनस का z अपॉन x स्क्वायर आता है। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, हमारे पास रिजल्ट बचा f डैश t1 t2 t3। ये तो आ जाएगा किसके साथ, 1 अपॉन y के साथ। एक क्या आ जाएगा,
एक आ जाएगा माइनस का जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर एफ डैश T1 T2 T3। ठीक है, हो गया। अब हमें तो इसके साथ गुणांक x और चाहिए यहाँ पर, तो गुणांक x और चाहिए तो क्या आ जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर x से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा x अपॉन वाई, और एफ डैश T1 T2 मुझे क्या मिलेगा T3, और जब मैंने इसको भी x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा z अपॉन x, स्क्वायर टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी x में, तो z अपॉन x एफ डैश T1 T2 T3। इस तरीके से ये होगा। हो गया कंप्लीट। यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया 1 नंबर यहाँ पर। ठीक है, जो हमें रिजल्ट मिला उसका नाम क्या दे दिया हमने 1 नंबर, क्योंकि हमें प्रथम रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब जैसा आपका x एक बार ऊपर तथा x एक बार नीचे है, उसी प्रकार से y भी एक बार ऊपर तथा एक बार नीचे है। देखो यहाँ पर इसी प्रकार से z भी एक बार नीचे तथा एक बार क्या है ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों के तीनों वेरिएबल सेम कंडीशन के अंतर्गत है यहाँ पर, तो हम आगे के रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे का रिजल्ट हमारे कौन सा मिलेगा अब की बार, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई के बारे में देखो तो कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, जहां पर क्या नहीं उपस्थित है, y की टर्म्स उपस्थित नहीं है, तो y कहां पर नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा जीरो। तो कौन कौन से बचेंगे, ये दोनों यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो जो हमारे पास नीचे जहां y है वो तो नेगेटिव पार्ट देगा, और जहां y ऊपर है वो पॉजिटिव पार्ट देगा। तो पॉजिटिव वाला तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखूं मैं यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, मुझे मिलेगा y अपॉन, देखो यहाँ पर क्या है z, तो मेरे पास आ जाएगा y अपॉन z, और यहां से आ जाएगा एफ डैश T1 T2 T3। ठीक है, माइनस जहां y नीचे होगा तो नीचे कहां है, यहां, तो ये आ जाएगा आपका क्या माइनस का x अपॉन y। ठीक है, माइनस का x अपॉन y एफ डैश T1 T2 एंड क्या आ जाएगा T3। ये हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट। इसी तरीके से y गुणा किया था हमने यहाँ पर, तब जाके आएगा ये, क्योंकि y से गुणा होने के बाद ही ये टर्म्स इस तरीके से होगी, वरना यहाँ तो क्या आता पहले वाले पार्ट में तो कि 1 अपॉन जेड एफ डैश इस तरीके से। यहाँ क्या आता माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर आता है, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर। एक बार देखो हम यहाँ पर कि जहां y नहीं होगा वो पार्ट जीरो होगा, तो ये पार्ट जीरो हो ही गया था। यहाँ इसका हमने किया था तो ये तो पॉजिटिव आया था, तो इसको हमने तो आगे ले लिया पॉजिटिव वाले को, तो लेकिन यहाँ y नीचे है तो y क्या बनेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को हमने कहां ले लिए यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा रिजल्ट होगा। तीसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको देखो तो जहां जिस पद में पूरा जेड नहीं होगा वो तो हो जाएगा जीरो, तो पहला पार्ट तो हो गया जीरो, जहां जेड होगा वो नेगेटिव होगा नीचे वाले में, तो जेड कहाँ है यहाँ नीचे, तो ये वाला क्या होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन सा रहा ये वाला, तो ये पद हमारे पास बचेगा। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि जेड अपॉन एक्स एफ डैश T1 T2 T3, माइनस का नेगेटिव कौन सा आएगा ये वाला, तो ये मुझे क्या प्राप्त होगा कि माइनस का y अपॉन जेड एफ डैश T1 T2 एंड T3। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 3 नंबर। तो तीनों के तीनों हमने इस तरीके से रिजल्टों को प्राप्त कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, तीनों को जोड़ना होगा। तो मैं लिखता हूं 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ूंगा, तो तीनों को जोड़ूंगा तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। और तीनों को जब जोड़ता हूं तो देखो यहां से पहले वाले में जेड अपॉन एक्स किसका आ रहा है नेगेटिव का, तो जेड अपॉन एक्स यहाँ किसका आ रहा है पॉजिटिव का, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। एक्स अपॉन वाई यहाँ पॉजिटिव तो एक्स अपॉन वाई यहाँ नेगेटिव, वाई अपॉन जेड यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, फाइनली आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से जब मैं तीनों को जोड़ू तो मुझे रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो वही रिजल्ट जो हमने वहां किया था, यदि इसको मैं टोटल डिफरेंशिएशन की सहायता से यदि करता हूं तो मुझे इस तरीके की वर्किंग प्रोसीजर अपनानी होगी यहाँ पर, और बुक में आपको यही जो चीज है वो आपको दर्शाई गई है। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से कीजिए। ठीक है, रिजल्टों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से कीजिए, रिजल्टों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया होगा सभी का, ये दोनों तरीकों से हमने इसको समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो वही पहले वाला रूल, यदि आप पहले वाले तरीके से करोगे तब भी गलत नहीं होगा, दूसरे वाले से करोगे तब भी गलत नहीं होगा। तो हम इसको दूसरे वाले तरीके से भी सोल्व करके बताते हैं आपको यहाँ पर कि माना x माइनस वाई इक्वल टू T1 एंड y माइनस जेड इक्वल टू T2 एंड z माइनस एक्स इक्वल टू T3।
तीन वेरिएबल हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर लिए। तो ऐसा करने पर हमारे पास जो v है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ t1 t2 एंड t3। हो गया, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं एक नंबर यहां पर। तब जो t1 t2 t3 हैं वो क्या होंगे, स्वतंत्र चर x y z के फलन। कि तीनों के तीनों में क्या होगा कि तीनों के तीनों हमारे होंगे जो क्या होंगे, स्वतंत्र चर x y z के फलन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब बात t1 की आएगी यहाँ पर, तो t1 में हमने देखा कि t1 में x y है, तो इसका किसके सापेक्ष करने पर, यदि z के सापेक्ष इसका किया गया होगा तब जाके वो यहाँ से हट गया होगा। या कॉमन वे में हम ये लिख सकते हैं कि तीनों के तीनों कंबाइन यहाँ पर, क्योंकि जहां t1 की बात आती है वहां x माइनस है, तो दूसरे में y यहाँ भी इंक्लूड है t2 में भी। तो जब दोनों को यदि मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो z यहाँ पर अपने आप आ जाता है t2 के पदों में यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए तो एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पर, तो इस वजह से क्या लिख दिया कि t1 t2 t3 स्वतंत्र चर x y z के फलन है यहाँ पर, ठीक है। कि इन तीनों में तीन वेरिएबल्स वाले पद उपस्थित है, x y z वाले यहाँ पर। अब हमने इसको इस तरीके से ले लिया, तो समीकरण 1 के लिए मैं लिख रहा हूं संपूर्ण अवकलन की परिभाषा से। तो समीकरण 1 से मुझे ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर प्राप्त करना है डेल v अपॉन डेल x। तो डेल v अपॉन डेल x यदि प्राप्त करूं तो उसको लिखूंगा कैसे, क्योंकि हमारे पास v में तो t1 t2 t3 है, और फिर t1 t2 t3 में भी क्या उपस्थित है, x y z उपस्थित है। तो t1 में भी x उपस्थित है, t2 में भी x उपस्थित है, t3 में भी x उपस्थित है। तो तीनों के लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल करना होगा इसका। तो क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन, सबसे पहले मैंने t1 का किया, फिर t1 को देखा तो t1 में भी तीन चर उपस्थित हैं, इस t1 में भी लिख रखा है ना यहाँ पर कि t1 t2 t3 में भी तीनों वेरिएबल उपस्थित है, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे t1 का भी फिर से क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष। आगे डेल f अपॉन डेल t2 एंड डेल t2 अपॉन डेल y। इसी प्रकार से डेल f अपॉन डेल t3 एवं यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल t3 अपॉन डेल, ये आ जाएगा हमारा x के सापेक्ष कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो हर जगह क्या आएगा, x के सापेक्ष, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया, सभी का मान फिल करो यहाँ पर। तो डेल f अपॉन डेल t1, पहले वाले का t1 के सापेक्ष करेंगे तो f डैश, सिर्फ f डैश आपका जो भी है वो, तो क्या आ जाएगा t1 t2 t3। फिर t1 का किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष। तो t1 कौन सा था, ये x के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसका t1 का यदि x के सापेक्ष यदि हम क्या करें, आंशिक अवकलन करें, तो ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, यानी ये बच गया यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो यहाँ बिल्कुल x उपस्थित है ही नहीं, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। यहाँ x उपस्थित है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, तो अगले वाले में क्या आ जाएगा, माइनस का f डैश t1 t2 t3। माइनस किसकी वजह से हो गया पता लग गया ना आपको, क्योंकि यहाँ पर x माइनस का है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये माइनस हो गया। हमें इसमें गुणांक कुछ चाहिए नहीं यहाँ पर, तो सिंपल इसको हमने ज्ञात कर लिया, ये हो गया हमारा 2 नंबर। इसी प्रकार आगे की भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार यदि आगे की लिखोगे तो डेल u अपॉन डेल y आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना। अब की बार जहां y होगा वो तो बचेंगे, जहां y नहीं होगा वो नहीं बचेगा। तो यहाँ y नहीं है तो हट जाएगा t3, तो इसको तो हटाओ। अब यहाँ y नेगेटिव का है तो ये नेगेटिव पद देगा, और यहाँ y पॉजिटिव का है तो किसका देगा, पॉजिटिव का पद। तो पॉजिटिव पद तो इसने दिया, तो क्या मिलेगा आपको, f डैश t1 t2 t3, और नेगेटिव किसने दिया, इसने, और क्या आ जाएगा f डैश t1 t2 t3। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे देखा जाए तो डेल u अपॉन डेल z वाले के लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वहां पर भी आपको क्या मिलने वाले हैं, एक तो देगा पॉजिटिव, एक क्या देगा नेगेटिव, तो उसकी वजह से सेम टर्म्स आपको आगे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखूं तो मुझे प्राप्त होगा f डैश t1 t2 t3 माइनस का f डैश t1 t2 t3। ये हो गए यहाँ पर 4 नंबर, 2 3 4, तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, और क्या मिलेगा, डेल u अपॉन डेल z बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 पद पॉजिटिव के हैं तो 3 ही नेगेटिव के हैं, और आंसर कितना आ गया 0। और यही आपको शो करना था यहाँ पर। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप इनको किसी भी मेथड से कीजिए, चाहे पहले वाले मेथड जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत पढ़ा था उससे कर लीजिए, तब भी आंसर आपका जो का तो वेरीफाई होगा। अदरवाइज आप इसको टोटल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत यदि ले जाना चाहो तो वहां पर भी इसको मानकर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको कीजिए, आपके आंसर में बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर।
तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम एक नई वीडियो में फिर से पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है।